नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और दर्शकों, कार्यक्रम कृषि जगत के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि कृषि एवं बागवानी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको उजागर किया जाए और विषय विशेषज्ञों से उसका जो समाधान है वो जानकर दर्शकों तक पहुंचाया जाए। तो आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय है सेब में पादप विकास नियामकों की क्या भूमिका रहती है, यानी कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से बागवान भाई बहनों को वो सहायता प्रदान कर सकते हैं। और इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नीना चौहान मौजूद हैं, जो कि क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा से आई हैं। स्वागत करते हैं नीना जी आपका। नमस्कार। तो मैम, जिस तरह से आज हमारा विषय है जो सेब है, खासकर जो सेब का पौधा है उसमें जो पादप निकाय जो नियामक जो होते हैं जो वृद्धि करते हैं पौधे की, उससे संबंधित आज से आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम विकास की बात कर रहे हैं, तो जो पौधों के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं? अगर हम पौधों की बात करें तो उनकी जो वृद्धि और विकास है उसमें जो है वो 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहले अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं कि जिसमें तापमान है, कम है या ज़्यादा है, रेन है, ह्यूमिडिटी है, ये सब जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं वृद्धि और विकास के पौधों की। और दूसरा जो हमारा आ जाता है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कि कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो हैं, जैसे हम बात करेंगे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट में है बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सहायक होते हैं। और जो हम तीसरे कारक के बारे में बात करेंगे वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये तीनों कारक जो हैं वो पौधे की विकास में सहायक होते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कौन कौन से जो कारक हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो होते हैं कारक रहते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया, जो आज हमारा विषय भी है प्लांट जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो क्या है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, यानी कि जो पादप विकास जो नियामक हैं ये क्या होते हैं? जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो पौधे की वृद्धि और विकास को ये नियंत्रित करते हैं, उनको अलग अलग तरह से जो है वो प्रभावित करते हैं, चाहे वो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, या फिर वो उनकी राइपनिंग है। तो इन सारे जो भी इनके विकास से संबंधित जो भी रहता है उनमें जो है ये उनकी वृद्धि को जो है ये नियंत्रित करते हैं। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये जो है ये नियंत्रण का कार्य भी करते हैं। और अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो क्या जो हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, और जो ये रेगुलेटर्स हैं, कि दोनों एक ही चीज़ है या दोनों में कोई अंतर भी है? अगर हम बात करें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की तो ये और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं जो इनका कार्य है वो बिल्कुल सेम रहता है। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है एक तरह से ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन की ही नकल करते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह कार्य करते हैं। इनमें जो फ़र्क है, प्लांट ग्रोथ जो हार्मोन्स हैं वो पौधे में ही जो है वो पैदा होते हैं। अगर हम बात करें जो उनके प्रोडक्शन है वो विद इन प्लांट ही होती है। और दूसरा ये जो हार्मोन्स हैं ये बहुत ही लो कंसनट्रेशन में सक्रिय होते हैं, बहुत कम मात्रा में पैदा होते हैं। पौधे के अलग अलग भागों में जो है वो इनका सिंथेसिस होता है। और इनमें क्या है कि जहाँ इनका सिंथेसिस होता है, जहाँ ये उत्पादित होते हैं, पर ये प्रभाव दूसरी जगह पे डालते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ पे इनका सिंथेसिस हुआ वहीं पे ये एक्ट करेंगे। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो नेचुरली अकरिंग है कि नेचुरली पौधे में पैदा हो रहे हैं, और इनका जो एक्शन है वो अलग रहता है सिंथेसिस से। और जब हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, ये वो केमिकल्स हैं जिनको हम पौधों में जो है वो बाहर से देते हैं एक स्प्रे के माध्यम से, मतलब इनको मनुष्यों द्वारा जो है वो पौधों को प्रदान किया जाता है। तो ये सिंथेटिक केमिकल्स हैं, पर जो इनका कार्य है वो सेम रहता है जिस तरह से जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स का रहता है। जी, यानी कि दोनों में बहुत बड़ा एक अंतर रहता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो हार्मोन है वो पौधे अपने आप ही जो है उसके अंदर स्वतः ही प्रोड्यूस करते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि जो ये प्लांट रेगुलेटर्स हैं किस तरह से कार्य करते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे इनके कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के रहते हैं ये जो रेगुलेटर्स हैं? जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये जो मुख्य इनकी क्लासेस हैं, जैसे हम करेंगे मुख्य भागों में बांटा गया तो वो 5 तरह के हैं, जिसमें कि ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, और एब्सिसिक एसिड है, और इथिलीन है। ये 5 तरह के होते हैं, पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं इनके कार्य के आधार पर। एक तो होते हैं जो
ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो पौधे की विकास में जो सहायक होते हैं। एक होते हैं जो इनकी वृद्धि में अवरोधक बनते हैं। तो जो पौधे में सहायक होते हैं उसमें जैसे मैंने बात की कि ऑक्सिन है और आपका साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिक एसिड है। तो ये जो है वो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। और जब हम एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं तो ये ग्रोथ जो है वो अवरोधक है। और फिर जो पांचवा हमारे पास है इथिलीन, जो कि एक फ्रूट राइपनिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये दोनों भागों में हम इनको ले सकते हैं, पर इसकी जो ज़्यादा महत्वता है वो गति अवरोधक में, वृद्धि अवरोधक में इसकी रहती है कि ये वृद्धि को अवरोधक करता है। जी, आपने बखूबी बताया कि कितने प्रकार के ये रहते हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। तो किस तरह से जो बागवान भाई बहन है जो सेब की उत्पादन करते हैं वो किस तरह से इससे लाभान्वित हो सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं? अगर हम बात करें जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनको अलग अलग, इनकी फंक्शनिंग अलग अलग है। इनको हम अलग अलग तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर फल का साइज़ बढ़ाना है उसमें भी इसका जो है वो प्रयोग होता है, या ब्रांचिंग करनी है तो जैसे हमने बात की, क्योंकि ये सेल को डिवाइड भी करता है, सेल को एलोंगेट भी करता है, सेल की डिफ्रेंशिएशन भी करता है, तो उस तरह से जो है ये सहायक रहते हैं। और अगर हम बात करें जो गति अवरोधक हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक नेगेटिव वे में हम लेंगे, उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट रहता है कि जैसे जब पौधा डोरमेंसी में जाता है या लीफ एब्सिशन होता है तो उसमें ये सहायक होते हैं जो ग्रोथ अवरोधक हैं। और डोरमेंसी से जब इनको निकालना हो तो जो फिर जो ग्रोथ के जो हम करेंगे कि विकास में कार्य करते हैं, तो हम उनके माध्यम से इनको विकास, उसमें जैसे डोरमेंसी से ही बाहर निकालना है तो हम उसमें इनका प्रयोग कर सकते हैं। जी। यानी कि ये दो तरह से कार्य करते हैं, एक तो विकासात्मक तौर पर और एक अवरोधक के तौर पर। जी। तो कब किसान या जो बागवान भाई बहन हैं ये कब इसका प्रयोग करें? कोई निश्चित अवधि के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है, जैसे हम 12 महीने देखते हैं वर्ष में, तो कब एक एप्रोप्रिएट जो टाइम अगर हम कहें तो कब रहता है इसका प्रयोग का? इसमें ऐसा नहीं है कि आप इस महीने में इनको करें। ये जो पौधे की फंक्शनिंग है उसमें जिस तरह से वृद्धि हो रही है उसके आधार पे जो है हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसे अगर हम बात करें फ्लावरिंग टाइम पे, तो अगर हमें पर्टिकुलर हम किस रीज़न के लिए इसको स्प्रे कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। कि अगर हम बात करें कि हमने फ्रूट साइज़ को बढ़ाना है, या जैसे हम डिलीशियस प्रजाति की बात करते हैं कि उसमें लोब्स बनने चाहिए, उसका आकार बहुत अच्छा बनना चाहिए, तो उसके लिए जो हमें जो है वो फ्लावरिंग टाइम पे हमें उसका स्प्रे करना पड़ेगा। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेब लग गए हैं तो उनकी थिनिंग करनी है, तो हम जब केमिकल थिनिंग करेंगे तो उसका समय अलग रहेगा। वो जैसे अगर हम बात करें कि जो ऑक्सिन है उसकी हम स्प्रे करते हैं तो वो 10 to 15 डेज आफ्टर फ्लावरिंग है, या ये भी अलग अलग प्रजाति के आधार पे रहेगा कि किस प्रजाति में कब करना है। अगर हमें राइपनिंग, अगर कलर लाना है तो उसका टाइम रहेगा कि हमें हार्वेस्टिंग से पहले करना है। तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि हम इस टाइम पे करें तो ये सारे फंक्शनिंग हो जाएंगे। तो ये है कि हमारा किस चीज़ के लिए हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं उसके आधार पे ही जो है वो इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। जी, यानी कि कोई निश्चित जो समय है उसके आधार पर हम इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पेड़ है या फिर जो प्लांट है उसकी जो स्थिति है उसके आधार पर हम इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले किस तरह की जो स्थिति होती है उस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर समय या हर प्लांट के लिए इसकी ज़रूरत तो नहीं होती है, तो किस तरह की जो स्थिति को देखकर जो प्लांट है, जो सेब का जो प्लांट है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसका प्रयोग हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस चीज़ के लिए हमें इसको स्प्रे करना है। तो हम इसे नर्सरी से लेकर जो है इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं। आजकल जैसे कि आपने देखा होगा कि उच्च घनत्व जो बागवानी है उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि हम एक बात करते हैं कि हमें फेदरिंग प्लांट्स जो हैं वो लगाने हैं। तो फेदरिंग प्लांट के लिए जैसे मैंने कहा कि ये अलग अलग कार्य करते हैं, तो ये ब्रांचेज, नंबर ऑफ ब्रांचेज जो हैं उनको बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। तो नर्सरी में अगर हम इनकी स्प्रे करते हैं, जैसे नर्सरी में हमने पौधे लगाए हैं और एक टाइम है कि हमें कब करना चाहिए, कि जैसे पौधा जैसे हमने ग्राफ्टिंग कर ली उसकी, तो उसमें जैसे ही वो ग्राफ्टिंग के बाद हमने मार्च में उसमें ग्राफ्टिंग की है, उसके बाद जैसे वो 50 से 60 सेंटीमीटर का हो गया, तो उस टाइम पे उसके टिप पोर्शन में इसका जो है एक जो बागवान है इस बात का उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो किस पोर्शन पे हमें इसका स्प्रे करना है। तो जैसे अगर हम नर्सरी की बात करें तो जो हमारा टिप पोर्शन है उस पर हम जब प्लांट से 50 से 60 सेंटीमीटर का पौधा हो गया तो उसमें जो है हम वो
टिप पोर्शन में जो 3 से 4 इंच का होगा, सिर्फ वहाँ पे करेंगे हम उसका स्प्रे। क्यों? क्योंकि हमें ब्रांचेज ही उस हाइट पे चाहिए। तो क्या होगा, जब हमने वो ग्रोथ रेगुलेटर जैसे GFO+7 है प्लस बेंजाइल एडेनिन जो कि जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन का मिश्रण है, उस टाइम पे अगर हम उसको स्प्रे करेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, तो उसमें जो है वो ब्रांचेस निकल आएंगी, नंबर ऑफ फेदर्स निकल आएंगे, जो कि अदरवाइज क्या होता है कि हमने नर्सरी में एक विप प्लांट हम बोलते हैं, जो एक सिंगल प्लांट होता है, उसको हमने बगीचे में लगाया, उसके बाद हमें 2-3 साल वेट करना पड़ता है कि उसमें ब्रांचेस निकले, फिर 5-6 साल के बाद उसमें जो है वो फल आएगा। तो आज के टाइम में बागवान क्या कर सकता है, नर्सरी से ऐसा पौधा खरीदें कि जिसमें ऑलरेडी जो है वो ब्रांचेस बनी हुई हैं, जैसे ही वो बगीचे में लगाएगा दूसरी साल जो है वो फल आ जाएंगे। तो इसका जो है नर्सरी में सबसे पहले तो नंबर ऑफ जो ब्रांचेस हैं फेदरिंग प्लांट्स को तैयार करने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आया कि अगर हम जैसे आपने कहा कि किस किस समय में हमें करना चाहिए, तो डिपेंड करता है। नॉर्मली तो अगर आपके जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं बहुत सही चल रही हैं, आपके वातावरण ठीक है, फ्लावरिंग के टाइम पे अगर बारिश नहीं हो रही है, टेम्परेचर भी बिल्कुल जितना एक फ्रूट सेटिंग के लिए चाहिए उतना है, और आपके बगीचे में जो है वो पॉलिनाइजर की मात्रा भी अच्छी है, तो इन वृद्धि विनायकों को नियामकों की जो है वो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर एक एडवर्स कंडीशन है नॉर्मली जो है, अदरवाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो पौधे में ही निर्मित हो रहे हैं, वो ऑलरेडी हैं वहाँ पे, और वो जो उनकी वृद्धि और विकास है वो पौधे की कर रहे हैं, वो फ्लावरिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, वो फ्रूट सेटिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। तो पर अगर जैसे फ्लावरिंग के टाइम पे टेम्परेचर बहुत लो चला जाए और सही वातावरण नहीं है, वेदर ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में भी उसको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर लो हुआ, पॉलिनेशन नहीं होगी, तो उस वैसी वाली अवस्था में जो है ये फ्रूट सेटिंग में हेल्प कर सकता है। तो इसलिए जो इसमें है, और अगर सेब ज़्यादा लग गए हैं, अगर बहुत ज़्यादा सेब हैं तो उनका साइज़ छोटा रह जाएगा, अगर हम उतने ही सेब पौधे में रखेंगे, तो जैसे केमिकल थिनिंग करनी है तो फिर उस हिसाब से जो है हम अलग अलग समय में इनका जो है वो प्रयोग करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कब कब इनका प्रयोग करना है। क्या मौसम का जो प्रभाव है वो भी इस पर निर्भर करता है कि कब हम मौसम के आधार पर भी क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी जो प्लांट ग्रोथ और आपका जो रेगुलेटर्स होते हैं, क्या मौसम के आधार पर भी इसका प्रयोग होता है? क्योंकि अगर हम इस वर्ष देखें तो जो वर्षा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में रही, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो इनका मौसम से इतना ज़्यादा सभी ग्रोथ रेगुलेटर का संबंध नहीं है, पर जैसे मैंने अभी बात की कि जिब्रेलिक एसिड और जो साइटोकाइनिन है, जैसे उनका कॉम्बिनेशन है कि जैसे अगर टेम्परेचर बहुत लो चला गया, फ्लावरिंग टाइम पे सन नहीं है, बारिश हो रही है और पॉलिनेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, तो सेटिंग नहीं होगी, वैसी कंडीशन में जो है अगर वातावरण सही नहीं जा रहा है तब हमें इनकी स्प्रे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो सेटिंग के लिए और कोई पौधे में विकार ना आ जाए, उसके लिए जैसे एक लो टेम्परेचर से रस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में ही हमें इनको स्प्रे करना पड़ेगा, अदरवाइज मौसम का इससे मतलब बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहता है। जी, जैसे कि अपने आप में ही ये जो विषय है काफ़ी नया है और इसका इस्तेमाल भी अगर किया जाना चाहिए तो काफ़ी प्रशिक्षण लेकर किया जाना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कि प्रशिक्षण कितना ज़रूरी है? एक्चुअली क्या है कि जो आजकल बागवान हैं वो ग्रोथ रेगुलेटर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर हम ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करेंगे तो फल बिल्कुल चिपक ही जाएंगे पौधे में, बहुत सारी प्रोडक्शन होगी, उनका साइज़ बढ़ेगा। तो ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि बागवान को ये नहीं पता है कि ये कब करना है, कितनी मात्रा में करना है और किस तरह से इसको करना है। क्योंकि जैसे फ्लावरिंग के टाइम पे मैंने बात की, फ्लावरिंग के टाइम पे कोई भी स्प्रेज नहीं होती है क्योंकि उस वक्त पॉलिनेशन हो रही है। तो अगर आप कोई ग्रोथ रेगुलेटर उस वक्त फ्रूट सेटिंग के लिए कर भी रहे हैं तो वो बिल्कुल एक फॉग की तरह होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसको पानी की तरह स्प्रे करें। तो और सेटिंग मैंने पहले भी जैसे बताया कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रोथ रेगुलेटर से ही होगी, अगर आपकी सारी कंडीशंस ठीक हैं तो वो सेटिंग वैसे भी होगी। तो इसलिए जो बागवान है इसके जो कंसंट्रेशन है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये ppm में स्प्रे होता है, बहुत ही कम मात्रा में, पार्ट्स पर मिलियन जैसे हम बात करते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे हम फ्रूट थिनिंग की बात करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी है या जो हमारा केंद्र है उन्होंने पहले भी अनुसंधान इस पर किया है कि फ्रूट थिनिंग की हम बात करते हैं कि गोल्डन डिलीशियस है, उसमें जो
ऑक्सिन है, नेफ्लिन एसिटिक एसिड, उसका हम 10 ppm जो है वो स्प्रे करते हैं जब 10 to 15 डेज आफ्टर फ्लावरिंग करते हैं कि फ्रूट थिनिंग के लिए। पर जब ग्रेनी स्मिथ में करना होता है तो वही कंसंट्रेशन हमारी 20 ppm हो जाती है। तो ये बहुत अलग है। अब एक फार्मर है, अगर वो इसकी बिना जानकारी के स्प्रे करेंगे तो वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरा, जैसे अगर एक टाइम पे सेम जो हम ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं थिनिंग के लिए, और जब हम तुड़ान से पहले कलर डेवलपमेंट के लिए अगर हम मान लो ईथर की स्प्रे कर रहे हैं तो उस टाइम पे सेम जो केमिकल है NAA वो उसमें मिक्स किया जाता है किस चीज़ के लिए कि पौधे जो पौधों में फल लगे हैं वो झड़े ना। तो आप देख सकते हैं कि सेम केमिकल है, सेम ग्रोथ रेगुलेटर है, सेम कंसंट्रेशन है, पर उनका जो टाइम ऑफ एप्लीकेशन है वो टोटली अलग है। तो उसके टाइम ऑफ एप्लीकेशन से ही जो उनका कार्य है वो बदल जाता है कि एक टाइम पे जब हम कर रहे हैं तो हम थिनिंग के लिए कर रहे हैं और सेम केमिकल हम सेम कंसंट्रेशन में दूसरे वक्त पे कर रहे हैं तो वो हम जो है वो फलों को झड़ने से बचाने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए बागवानों को इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि जितनी कंसंट्रेशन बताई गई है उससे थोड़ा भी ज़्यादा या कम हुआ तो वो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे सिटोफेक्स है, एक साइटोकाइनिन है, उसको जैसे हम कीवी में करते हैं, एप्पल में भी करते हैं फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए, तो उसका 5 ml पर लीटर के हिसाब से है वो। पर अगर फार्मर, क्योंकि जैसे नॉर्मली होते हैं जो बागवान है कि थोड़ा हम ज़्यादा कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो जैसे ही अगर हम उसको 7 से या 10 ppm में अगर हम उसको करेंगे तो उसका उस फ्रूट पे जो है वो बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट चला जाता है। तो इसलिए इसकी मात्रा का और कितना ये डलना है एक ड्रम में या पर लीटर है, ये बागवानों को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बगीचे का जो साइज़ है कहीं ना कहीं उस पर भी ये निर्भर करता है कि कितनी मात्रा जो है वो इस्तेमाल की जानी चाहिए। और अच्छा, ये आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी मात्रा जो है एक समय वो किसान जो है जैसे या बागवान भाई बहन है, जैसे उन्होंने एक बार जो उन्होंने अप्लाई कर दिया जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उसके बाद कितने अंतराल के बाद इसकी जो स्प्रे है वो दोबारा की जानी चाहिए? इसलिए इसमें जो है वो हर जो भी जिस भी प्रयोग में ये लाए जाते हैं उसमें जो है वो शोध कार्य हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर जैसे फेदरिंग पे है तो उसमें आपको 2 स्प्रेज करनी है कि इफेक्ट किस तरह का आपको चाहिए। ठीक है, अब रूटिंग है, रूटिंग के लिए भी रूटिंग हार्मोन्स हैं, जैसे IBA साइटोकाइनिन का जो है एक, तो उसमें जो है वो हम अलग अलग तरह से, आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन रखी है तो आप क्विक देंगे, अगर आपने जो है वो कम कंसंट्रेशन पे है कि आपको इसको 5 मिनट्स के लिए रखना है या 10 मिनट्स के लिए रखना है, तो इस पर शोध कार्य हुआ है। और इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है, बहुत बार ऐसा भी है कि आपका एक ही स्प्रे आप करेंगे तो उससे भी आपका कार्य हो जाएगा। कभी है कि आपको 2 या 3 से जो है उसमें उस इफेक्ट को और अच्छा करने के लिए आपको 2 से 3 स्प्रेज भी करनी पड़ेगी। पर ये जिस पे शोध कार्य हुआ है सिर्फ वही चीज़ें जो हैं वो बागवानों को उसी आधार पे ही करनी चाहिए। जी, जैसे आपने जिक्र भी किया था कि जो सेब का आकार है, अक्सर ये समस्या रहती है बागवानों के पास कि जो सेब का आकार है वो प्रॉपर नहीं फॉर्म हुआ है, बन पा रहा है। तो इस दिशा में किस तरह से जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो कार्य करते हैं और कौन से रेगुलेटर्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए? जो हमारा बागवानी जो अनुसंधान, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा है, यहाँ पे जो है अगर हम बात करें 1980 के दशक से जो है इस पे कार्य कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि सेब का साइज़ है, सेब का साइज़ क्या कहेंगे, एक तरह से उसका आकार कहेंगे कि उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसको बढ़ाना, और जो लोब्स हैं, एक डिलीशियस जो वेराइटी है, जितनी भी डिलीशियस ग्रुप है कि उनमें जो है वो प्रॉपर लोब्स बने, क्योंकि उसी की एक मार्केट वैल्यू रहती है। तो जब लो हाइट में हम बात करें तो वहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि वो लोब्स नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए प्रोमेलिन है या पल्लान है, जो भी मार्केट जो अभी इसका जो है वो जो हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है उसमें नहीं है, पर इस पर शोध कार्य हुआ है जो हमारी रिसर्च अचीवमेंट्स में है। तो उसमें क्या है कि जैसे प्रोमेलिन है, इसका 30 ppm अगर हम स्प्रे करेंगे तो पर फार्मर्स को ये पता होना चाहिए कि 30 ppm की कितना हमें इसमें डालना है, कि मैंने पहले भी बात की कि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा अधिक या कम होने से फर्क पड़ता है। तो वो जो है हम डिलीशियस ग्रुप में लो हाइट में स्पेशली जहाँ पे शेप नहीं बन पाती है फ्रूट की, वहाँ पे हम इसकी स्प्रे जो है वो जैसे हम कहेंगे कि 70 से 80% या 90% जब किंग ब्लूम हमारा हो गया बगीचे में, तो उस टाइम पे अगर हम इसकी स्प्रे करेंगे तो वो जो फल है, फल के आकार को, उसकी लेंथ ब्रेड्थ को, उसके साइज़ को बढ़ाएगा। लेकिन बागवानों को ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे आजकल जो है वो बहुत सारी और प्रजातियाँ जो हैं वो बगीचे में लगाई जा रही
गई हैं, जैसे गाला है या फ्यूजी है, जो एज ए पॉलिनाइजर भी हम यूज़ करते हैं, पर उसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है, तो वो एक गोलाकार है। ये सिर्फ लंबूतरा शेप का जो फ्रूट होगा उसी की ही लंबाई बढ़ा पाएगा। पर अगर बागवान सोचें कि मैं गाला में भी इसका खूब सारा स्प्रे कर दूं तो उसमें भी जो है वो भी लंबूतरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए किस्म पे भी निर्भर करता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक किस्म के लिए अगर प्रयोग किया गया है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी किस्म पे भी जो है वो उसी तरह से इफेक्ट करेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस पे इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो गाला किया तो वो राउंड ही होगा, वो नहीं कोनिकल शेप उसकी बन पाएगी, लंबूतरा नहीं होगा, तो साइज को बढ़ाने में भी जो है ये कहीं ना कहीं सहायक होता है। जी, साइज के साथ साथ अगर हम बात करें कलर की, हाँ जी, तो कलर अगर हम देखते हैं कि जो बागवान है अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जो उनका जो सेब है उसका जो रंग है वो प्रॉपर नहीं आ पाया है, और क्या उसके कारण रहते हैं और किस तरह का जो ये रेगुलेटर्स हैं या ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं बागवानों के लिए? अगर हम बात करें, जैसे कलर की हम बात करते हैं, नॉर्मली ये प्रॉब्लम रहती है लो हाइट में या मिडल हाइट में, जैसे हम 5,000, 5,500 या 6,000, 6,500 फीट तक की जो हम बात करते हैं उसमें। पर आज के समय में अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी प्रजातियां आ गई हैं कि आप सिर्फ ऐसी प्रजातियां लगाएं कि जहां पे अच्छा रंग आएगा, जो हमारे कलर स्ट्रेन्स हैं, स्पर वेराइटीज़ हैं, तो आप वही लगाएं, तो आपको इन वृद्धि नियामकों की स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर आपका कलर नहीं आ रहा है, जैसे नॉर्मली जो है वो बागवान जो है वो ईथर की स्प्रे करते हैं, हार्वेस्टिंग से 15-20 दिन पहले करेंगे या 1 महीना पहले करेंगे, तो उसकी स्प्रे करेंगे। पर इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं कि अगर आपने ईथर स्प्रे कर दिया और अगर किसी को नहीं पता हो कि हमने ईथर के साथ साथ जो ऑक्सीजन है, Na है, कि उसको भी मिक्स करना है, तो उसके सारे के सारे फल जो हैं वो झड़ जाएंगे। तो और अगर उसने स्प्रे कर दिया फिर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो उसका तुड़ान नहीं रोक पाएगा, उसको उसके आधार पे है वो जल्दी तुड़ान करना पड़ेगा और मार्केट में भेजना पड़ेगा। पर वो बहुत जल्दी पककर तैयार भी हो जाएगा, उसमें बेशक रंग आ जाएगा पर जो है वो बहुत जल्दी पककर भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका कहीं ना कहीं इसके जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं, तो इसका सही उपयोग करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम हाइट की बात करें तो वहाँ पे कलर डेवलपमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम 7,000 फीट या 7,500 फीट पे अगर वहाँ पे रॉयल डिलीशियस भी लगाए तो उसमें भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो और वहाँ पे इवन जो हम शेप की बात करते हैं, जो लंबूतरा आकार बनता है, वो भी वहाँ पे जो नेचुरल कंडीशन है, टेम्परेचर है, वो उसके आधार पे ही बन जाता है। तो इसलिए जो है वैसी अवस्था में इसको जो है वो प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कुछ सावधानियाँ, तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे जो किसान बागवान भाई बहन हैं जो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं या करते हैं, तो किन तरह की सावधानियों से उन्हें जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं बागवानों से एक बात कहूँगी कि अगर इनका जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन के आधार पे कि अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है, आप कर रहे हैं, रूटिंग हार्मोन्स हैं, कि अगर कोई रूट स्टॉक ऐसा है जिसमें इजीली जो है आपकी वो रूटिंग हो जाती है, तो आपको ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट टू रूट स्टॉक्स हैं, तो उसमें आपको इनकी जो है वो प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर एक बात मैं बागवानों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें जो है वो वैज्ञानिकों के परामर्श के बिना इसको जो है वो प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करें तो इस पे जो है वो जो बागवान है वो इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, बिना जानकारी के कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो इससे जो नुकसान हो रहे हैं वो उनको उठाने पड़ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं जो कुछ एक सेब में स्पेशली जो पिछले कुछ सालों से यूज़ हो रहे हैं, जिसमें कि जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन का जो एक मिश्रण आता है GA4+7 और प्लस बेंजाइल एडेनिन, उसका प्रयोग जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। अगर हम उसकी कॉस्ट देखें वो बहुत ज़्यादा है, तो बागवान को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है क्या वो उतनी उनको वो उपयुक्त है कि नहीं है। और दूसरा, अगर हम फ्रूट सेटिंग के लिए उनको कर रहे हैं, जैसे ही मैंने पहले कहा कि अगर बहुत ज़्यादा फ्रूट सेटिंग है तो उनका साइज़ छोटा रह जाएगा, फिर आप वही ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो फ्रूट थिनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इससे अच्छा जितनी एक अगर एक नॉर्मल वातावरण में जितनी सेटिंग होती है वो अच्छी है। एक मैंने कहा कि एक एडवर्स कंडीशन में ही करना है, पर बिना वैज्ञानिकों की जानकारी के इसको ना करें, और जितनी मात्रा में जिस समय पे बोला गया है वो उस समय पे ही इसको प्रयोग करें। मैम, जिस तरह से आप बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में कार्यरत है, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र में,
तो वहाँ पर जो बागवान भाई बहन है किस तरह की समस्याएं उजागर करते हैं, खासकर इस विषय से संबंधित जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से आप उनको इसके प्रति अवेयर करना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगी कि बागवानों का सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होता है कि क्या हमें इन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में उपलब्ध भी हैं और लोग बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ भी हैं इसके बारे में कि ये तो सिर्फ को चिपका देता है या इस तरह से करते हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि एक सिर्फ आप उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल करें जहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसको ना करें। और वैज्ञानिकों द्वारा जितनी मात्रा बताई गई है, जैसे मैंने कहा कि जो GA4+7+BA है वो फ्रूट साइज़ के लिए जैसे डिलीशियस में कि 30 ppm में, तो उसमें अगर हम 30 ppm की बात करें, उसमें अगर हम उसको करते हैं तो वो 333 ml जो है वो पर 200 लीटर में डाला जाता है। तो जब हम फार्मर को देखते हैं तो बागवान जब हमें बताते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो 350 ml डाल दिया या 300 डाल दिया या 400 डाल दिया, तो वो बहुत गलत है। इसकी जितनी मात्रा बताई गई है एक तो उतना डालें जो समय बताया गया है, क्योंकि समय के में इसलिए इसका इम्पॉर्टेंट है ये, मैं क्यों इस बार बार इस पे जो है वो मैं फोकस कर रही हूँ कि अगर हम जैसे मैंने कहा कि 80 to 90% किंग ब्लूम फ्लावर है, तो कुछ लोग जो हैं वो 30 to 40% पे कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, वो पार्थिनोकार्पिक सेटिंग हो जाती है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई पर उस ग्रोथ रेगुलेटर ने जो है वो फुल फ्रूट जो है वो सेट कर दिया, पर कुछ समय बाद क्या है वो उसमें ड्रॉपिंग हो जाएगी, क्योंकि उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, और जब सीड नहीं बनेगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा। फिर उन्हें लगता है कि सेटिंग तो इतनी अच्छी हुई थी पर वो ड्रॉपिंग होगी उसमें, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने समय गलत चुना। तो सही समय पे जो सही मात्रा में है और वो ज़रूर उस टाइम पे करें, पर एक एडवर्स कंडीशन में, अगर एक नॉर्मल आपका वेदर जा रहा है तो उस कंडीशन में कभी भी इसको जो है वो प्रयोग ना करें। यानी कि जो बागवान भाई बहन है कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिकों के परामर्श को ज़रूर ध्यान में रखें। और मैम आपसे किस तरह से जो है किसान बागवान भाई बहन है वो आप संपर्क कर सकते हैं? वैसे तो जो है बहुत सारे बागवान है वो हमारे केंद्र पे भी आते हैं, अदरवाइज जो हमारा दूरभाष नंबर है 0177274026 है वो उस पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। और जो हमारा केंद्र है वहाँ पे जो है वो एंटोमोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, किसी से भी जिस भी विषय की समस्या उनकी है वो उनसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आज कार्यक्रम में डॉक्टर नीना चौहान, जो कि हमें जानकारी दे रही थी सेब में किस तरह से जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो सहायक होते हैं। और अगर आप भी इस समस्या से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का जो नंबर है वो नंबर रहता है 0177-270-261। और इसके साथ साथ आप जो कृषि मंत्रालय का जो नंबर है 1800-180-1551 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज कार्यक्रम कृषि जगत में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।